बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 15 का एक ख़ास टॉपिक पढ़ेंगे और वो है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। ये आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसको मैं रिवाइज करती हूँ आपके सामने ताकि हम एसी जनरेटर की वर्किंग को अच्छी तरह समझ सकें। चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 14, ये चैप्टर 15 का टॉपिक है एसी जनरेटर, और अब हम देख रहे हैं योर चैप्टर नंबर 14 जो पहले हमने पढ़ा था उसको देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जब हम इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था F = IL क्रॉस B, सबसे पहला आर्टिकल कि अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड B में रखें तो क्या होता है। और हमें मालूम है कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को हैविंग करंट आई जब बी में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिसकी वजह से स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है ना, यानी कि कंडक्टर में करंट पहले ही है और जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करने लगता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं और करंट मूव करने लगता है। इसी तरह अगला आर्टिकल हमने पढ़ा था कि F = QV क्रॉस B, यानी कि यही करंट जो बन रहा है कंडक्टर में वो किसकी वजह से बन रहा है, मूविंग चार्जेस की वजह से बन रहा है। तो एक एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमने डिराइव किया था और उसका जो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला वो था F = QV क्रॉस B। तो ये हमें मिल गया फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इन B। तो ये भी F जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, हमें मालूम है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और हमें इन दोनों केसेस में डायरेक्शन जो है वो कैसे मिलती है, बाय द योर राइट हैंड पाम रूल। ठीक है ना, ये आप सबको मालूम है, जिसमें हम फिंगर्स अपने हाथ को बिल्कुल फ्लैट रखते हैं खोल के और फिंगर्स जहाँ पॉइंट करती हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बी और जहाँ थंब पॉइंट करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट हम तो कंडक्टर में खुद ही जो है पास करा रहे हैं ना। तो पाम जिधर थर्ड परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बी और आई, तो थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स उस कंडक्टर पे लगती है जिसको हम फिर कहते हैं, जो कि पाम पॉइंट कर रही होती है। तो इस तरह से हमें इस वेक्टर क्वांटिटी फोर्स जो उस कंडक्टर पे लग रहा होता है उसके बारे में पता चलता है कि वो एक तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी और आई के मुकाबले में या बी और एल के मुकाबले में, जाहिर है कि जिस डायरेक्शन में एल है कंडक्टर की लेंथ है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है और कंडक्टर स्टार्ट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन इन दैट थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये हमें मालूम है। उसके बाद फिर हमने चैप्टर 14 में ये पढ़ा कि जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में साइमल्टेनियसली एक साथ अगर प्लेस करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करने लगता है और साथ ही मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करने लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो एक इफेक्टिव फोर्स एक्ट हो रहा होता है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर उसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और ये लॉरेंस फोर्स इज नॉट अ सिंपल एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रिक and magnetic forces, it is the vector sum of electric and magnetic forces। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने एक चौथा पॉइंट उसमें पढ़ा था कि टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट भी एक्ट करता है एंड इट इज इक्वल टू NIBA cos alpha, where the current carrying conductor is not a simple straight wire, it is a coil, rectangular coil, or you can say a circular coil, it can be of any such type of coil जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो उसके ऊपर भी ये फोर्स ही लग रहे होते हैं, लेकिन चूंकि पेयर में लग रहे होते हैं उसकी वजह से एक टर्निंग इफेक्ट ऑन द कॉइल एक्ट करता है एंड कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। और ये NIBA जो है इसका आपको मालूम ही है कि नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया एंड cos alpha। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द B एंड प्लेन ऑफ कॉइल। बी केयरफुल अबाउट दिस कि अल्फा जो है वो क्या है। यहाँ जब हम cos alpha लिखते हैं तो इट इज, here we consider the angle alpha as between the magnetic field and the plane of the coil। ठीक है ना, और अगर आपने देखा होगा कुछ जगहों पर अगर आप नेट पे जाएं तो आपको यहाँ पे NIBA sin alpha लिखा होता है, तो वो गलत नहीं है या आप गलत नहीं है। जब ये sin alpha लिखा होता है तो alpha is the angle between B and the normal to the
प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द कॉइल कह देते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल होता है, तो वो वहाँ पर हम साइन अल्फा लिख लेते हैं। ये बुक में चूंकि आपके प्लेन ऑफ कॉइल के साथ ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने भी वही यूज़ किया है कॉस अल्फा, वरना मोस्टली जो है बुक्स में साइन अल्फा दिया होता है, वेयर द एंगल अल्फा इज द एंगल बिटवीन द बी एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 15 जो अब हम जिसका आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हमने इन चैप्टर 14 के जस्ट अपोजिट चीज़ पढ़ी। चैप्टर 14 में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया था बी में, और चैप्टर 15 में हम क्या कर रहे हैं कि एक कंडक्टर को मूव करा रहे हैं बी में। मूविंग कंडक्टर, मोशनल ईएमएफ, यानी कि हम कंडक्टर को मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, और ईएमएफ की वजह से करंट डेवलप हो जाता है, यानी कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस, कि अगर हम मूव कराएं कंडक्टर को बी में मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। जबकि पहले हमने चैप्टर 14 में पढ़ा कि करंट फ्लो कर रहा है अगर किसी बॉडी में, और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें जो है वो उसमें मूवमेंट पैदा हो जाती है, वो मोशन होने लगता है उसमें। यहाँ पर हम मूव करा रहे हैं, करंट नहीं है बॉडी में, लेकिन हम उसको मूव करा रहे हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होता है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है, उसी ईएमएफ की वजह से, उसी वोल्टेज की वजह से। तो वो ईएमएफ जो है, व्हाट इज दैट, वी डिराइव्ड द फॉर्मूला दैट इट इज इक्वल टू माइनस वीबीएल साइन थीटा, वेयर अगेन दिस थीटा is the angle between V and be careful about this angle कि किसके बीच में है, B और V के दरमियान में। और हमने फिर यहाँ पे Faraday's law भी पढ़ा था, induced EMF is equal to in terms of the flux that it is minus n del phi by del t, where minus shows the direction of the induced EMF such that it opposes the change of flux, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं स्क्रीन आपकी थोड़ी सी स्क्वीज करती हूँ। ये चेंज ऑफ फ्लक्स लिखा हुआ है, और फिर हमने तीसरी चीज यहाँ पे पढ़ी थी, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज व्हिच कॉजेज द करंट। ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, अपने टॉपिक शुरू करते हैं जो हमने पढ़ना था, एंड व्हाट वाज दैट, एसी जनरेटर की डेरिवेशन। तो हियर इज द डेरिवेशन। अब ये मैंने बिल्कुल इसी तरह लिखा है जैसे आपको अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आपने इसको किस तरह से लिखना है। एसी जनरेटर की दो तरह की जो है एक्सप्लेनेशन है, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है और दूसरी इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पहले हम मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ लेंगे, मैथमेटिकल उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, फिर हम उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द मैथमेटिकल डेरिवेशन। इसमें सबसे पहले आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है, तो एसी जनरेटर अगर आपका क्वेश्चन आ गया है, डिस्क्राइब एसी जनरेटर या डिस्क्राइब और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। whenever a coil is rotated in a magnetic field, magnetic flux through the coil, और एक्चुअली रोटेट करने से क्या हो रहा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है थ्रू द कॉइल, एंड कंसिक्वेंटली एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और वो ये फैराडेज लॉ के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, और ये जो डायग्राम है वो आपने वही बनानी है जो आपके बुक में दी हुई है 15.14 में, फिगर में 15.14 में। यू सी दिस इज द डायग्राम। इसके बाद इसके बेस पर आपकी सारी एक्सप्लेनेशन है। यू कैन सी के एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स आर यूज्ड, दीज आर द स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स जो हैं दैट आर बीइंग रोटेटेड, ये आपका कॉइल है, ABCD ब्रांचेस के नाम दे दिए हैं, और इस कॉइल के दो एंड्स हैं, दोनों एंड्स जो हैं दे आर गोइंग टू द आउटपुट लोड, ठीक है, एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एक्सल विच इज रोटेटेड एक्सटर्नली, ठीक है। इसको हम रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से जब कॉइल रोटेट करती है इन दिस मैग्नेटिक फील्ड गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, टू मैग्नेट्स, permanent magnets are being used here, and this is the highly magnetized area in which the coil has been placed, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो हुई है नॉर्थ टू साउथ। अब जब कॉइल को हमने इस तरह से रखा हुआ है, तो वी सी दैट कि जब हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे तो इसके अंदर करंट डेवलप, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा, और वही करंट हम ये आउटपुट सर्किट को, या आई शुड से यहाँ पे आउटपुट सर्किट की जगह पर मैं क्या शो करूँगी, योर
रेजिस्टेंस शो कर दूंगी। ऑब्वियसली आउटपुट सर्किट इज सम काइंड ऑफ आर जिसमें करंट जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज द लोड आउटपुट या लोड सर्किट, ठीक है, जहाँ पे हमें करंट मिल रहा है। तो वी सी दैट के हम रोटेट करते हैं तो करंट कैसे आता है, यही यहाँ पे वर्किंग आपने शो करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इसको मैं आगे अगले पेज पे लिख के भी दिखाऊंगी। तो वी सी दैट कि इनिशियली ये कॉइल जो है वो आपको नज़र आ रही है, इस तरह से रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड ये एक्ट कर रही है। और अगर हम इस एक ब्रांच को ले लें ए बी, ठीक है, ए बी ब्रांच को हम कंसिडर कर लें और ए बी को हम रोटेट कराएं इस तरह से कि इट इज़ मूविंग perpendicular in this direction velocity, इस ब्रांच ए बी की जो velocity है या मूवमेंट है it is along this direction, ये जो शो हुआ हुआ है v, and we see that v and b are perpendicular to each other at this position, ठीक है। और इस पे जब हम इस तरह से रोटेट कराते हैं तो इसमें क्या होने लगेगा, E इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा, चूँकि साइन थीटा में थीटा इज 90 है तो हमारे पास वी बी एल मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉइल के रोटेशन के दौरान ई एम एफ इंड्यूस होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो करंट जो इंड्यूस हो गया इसके अंदर, कॉइल के अंदर, ठीक है ना, ये कौन कौन सी ब्रांचेस में डेवलप होगा, ए बी में और सी डी में। तो वी सी दैट के ए बी में किस डायरेक्शन में वो करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ आपने जो कंसीडर करना है, रेफर करना है, वो चैप्टर 14 का ये वाला जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया था, ये वाला केस कि आपका F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है ना, जिसमें तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में राइट हैंड पाम रूल से आपने मालूम करना है। तो वी नाउ कम टू दिस पार्ट कि देखें जब ये देखें जब हमने रोटेट किया तो उसमें EMF इंड्यूस हुआ, तो वो तो हमने ये शो कर दिया कि इससे हो रहा है, ठीक है, EMF से योर E इज इक्वल टू VBL, इमोशनल EMF डेवलप हो गया। अब उसकी वजह से करंट क्यों कैसे इंड्यूस हुआ, यू सी के इसमें जो है चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक थर्ड ई डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, ये कंडक्टर ही है ना, इसमें चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, ठीक है, they get a they get one direction to move due to the rotation of this coil। वो कैसे आ जाती है, F is equal to I would select the pen, F, sorry, okay, this is F is equal to क्यू बी क्रॉस बी था, तो क्यू बी बी साइन थीटा, साइन 90 हो गया था, तो ये मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें मालूम है कि B और B आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप देखें, B इज इन दिस डायरेक्शन, B इज इन दिस डायरेक्शन। अपने हाथ को अगर आप रखें तो यू विल सी कि फोर्स जो इनके ऊपर ये एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल्स इन दिस कंडक्टर, इन दिस आर्म ऑफ द कॉइल, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि करंट भी जो, क्योंकि चार्जेस स्टार्टेड फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट भी जो है इसी डायरेक्शन में फॉर्म हो गया। इसी तरह हम इस ब्रांच में आए तो सी डी ब्रांच में भी जस्ट अपोजिट केस है कि मैग्नेटिक फील्ड तो यही डायरेक्शन है लेकिन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, चार्ज पार्टिकल्स विच आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द कॉइल इन दिस कंडक्टर सी डी, तो उसमें फोर्स अपवर्ड लग रहा है और करंट भी अपवर्ड स्टार्ट्स फ्लोइंग, और यू कैन से दिस इज द इंड्यूस करंट। तो आप देख सकते हैं कि ये करंट ये यहाँ से शुरू हुआ इस डायरेक्शन में और यहाँ से ये गया ऊपर, तो ये सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन में करंट मिल गया इन दिस कॉइल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल इन दिस डायरेक्शन। ये जो आप वी अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, वी सी दैट के यहाँ पर ये आप गौर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं कि AD भी तो ब्रांच है, BC भी तो ब्रांच है, इसमें नहीं हो रहा। नो, इसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए कि EMF जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 होता है V और B के दरमियान में, जब ये और उसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है। और यहाँ पर आप सी कि अगर करंट फ्लो कर रहा है
डाउनवर्ड इस ब्रांच में, तो जब हम इस ब्रांच को देखेंगे तो यहाँ पे भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ तो कोई कंडक्टर ही नहीं है जिसके थ्रू जिसके लॉन्ग करंट मूव करे, ठीक है ना। तो यहाँ करंट इस ब्रांच में सीबी में नहीं, मतलब कि ईएमएफ नहीं इंड्यूस हो रहा, एंड देयरफॉर वी से दैट कि ईएमएफ जो है इन ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और इन सी डी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये बराबर है कितने के, वी बी एल साइन थीटा इज 1, तो ये वी बी एल के बराबर है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों ब्रांचेस का जब टोटल ईएमएफ देखेंगे या इस पूरे कॉइल में जब ईएमएफ देखेंगे तो वो टू वी बी एल हो जाएगा, क्योंकि इट विल बी एक्चुअली ई ए बी प्लस ई सी डी, ठीक है ना। मैं अगले पेज पे आती हूँ, वहाँ पे प्रॉपर डेरिवेशन शुरू करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं डेरिवेशन पे, ठीक है। अब डेरिवेशन इस तरह से है, मैंने भी बताया आपको कि ए बी ब्रांच में वी बी एल है और यही सी डी में भी है, बट इन योर बी सी एंड ए डी, आप डी ए लिख लें, सी बी लिख लें, डजेंट मैटर, वो ज़ीरो है, ठीक है ना। तो इस तरह से E इज इक्वल टू टोटल जो ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है ई ए बी प्लस ई सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस वी बी एल आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, और या वी बी एल साइन थीटा लिख लीजिए, क्योंकि बीच में हमें एंगल्स भी मिलेंगे। और अगर लूप जो है वो एक लूप नहीं है, इफ इट हैज़ एन टर्न्स, तो ये ईएमएफ कितना हो जाएगा, ट्वाइस एन वी बी एल साइन थीटा। उतने नंबर ऑफ लूप्स, सॉरी, उतने नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर ईएमएफ से। और वी नो दैट कि जो जब हम कॉइल को रोटेट कराते हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उसकी जो 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 हमने लीनियर जो वेलोसिटी डिस्कस की थी आर्म की, ये देखें इसमें, ये v है, इट इज़ द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वी नो दैट कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था। तो उसके मुताबिक अब हम यहाँ v की जगह पर क्या लिख देंगे, आर ओमेगा, क्योंकि द कॉइल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो द एक्सप्रेशन वुड बिकम एन आर ओमेगा बी एल साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक ये हो गया। और इसमें से अगर हम चेक करें तो ओमेगा आर जो है वो क्या है, ओमेगा आर एंड दिस टू, इसको अगर हम इकट्ठा लिख लें, टू आर ओमेगा एन बी एल साइन थीटा अलग से लिख लें, तो ये जो चीज़ है इट इज़ एक्चुअली वी वुड राइट इट एज टू आर एल, ठीक है। इस तरह आ गया हमारे पास, एन ओमेगा हो गया। जी, तो ये हमने v की जगह आर ओमेगा लिख दिया था। तो इसके साथ फिर आगे हम चलें तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम इसकी एडजस्टमेंट चेंज कर लेते हैं। हम टू इधर लिख लेते हैं, आर और एल को इकट्ठा लिख लिया, और बाकी एन ओमेगा बी साइन थीटा उसी तरह लिख लिया। कोई चेंजेस हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, सिर्फ हमने इन तीन क्वांटिटीज़ को इकट्ठे इधर लिख लिया है, बाकियों को इधर लिख लिया। क्यों किया, क्योंकि टू आर एल हमें कोई आइडिया दे रहा है, जिसको मैं आपको डायग्राम में ले जाके दिखाती हूँ। ये देखें, टू आर एल में दिस इज़ द लेंथ ऑफ द कॉइल, वी सी दैट कि कौन सी लेंथ है, दिस इज़ द लेंथ, ये एल है ये वाली, ठीक है ना। इसको मैं कोई और कलर से शो कर देती हूँ ताकि आपको ग्रीन ग्रीन से कर देती हूँ। ये एल है, ये लेंथ इज एल, और ये जो टोटल ये एक्सएल है ना, तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हुआ ना, तो ये टोटल जो आ रहा है दैट इज टू आर, ये बन गया लेंथ ऑफ दिस कॉइल फ्रॉम दिस साइड, दिस इज द ब्रेड्थ, ठीक है। तो आप कह लें कि ये जो टोटल लेंथ बन गई है ये टू आर बन गई है, मतलब सॉरी इस कॉइल की ये जो लेंथ है, ठीक है, इस तरह है ना कॉइल,
ये जो चीज़ है ये पूरी आपके पास आ गई 2r, क्योंकि ये रेडियस एक्सल तक जो है वो r था और ये जो लेंथ है ये l था। तो ये हम अगर 2rl लिख रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, इट इज़ गिविंग अस द एरिया ऑफ दिस कॉइल, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि 2rl की जगह हम क्या लिख पाएंगे। वी वुड बी एबल टू राइट ए एन ओमेगा बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ईएमएफ का, ई इज इक्वल टू एन ओमेगा। आप इसको किसी भी मैं तो इसको इस तरह से याद रखती हूँ कि बैन बी ए एन ओमेगा से याद रखिए साइन थीटा, ठीक है ना। इसी को मैंने तरीके से लिख लिया याद रखने के लिए, ई इज इक्वल टू बी ए एन बैन ओमेगा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा आपको कब, ये ईएमएफ मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा 90 होगा या साइन थीटा 1 होगा। तो वी सी दैट, यहाँ मैं ये बड़ा गड़बड़ हो गई, सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ जी। तो E इज इक्वल टू बी ए एन, अच्छा ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी बी ए एन ओमेगा साइन थीटा की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ वी हैव स्टडीड के ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी इन अवर प्रीवियस चैप्टर्स, चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो थीटा दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो इन चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर क्लास 11, ठीक है। तो ये अब हम, ये हमें कब मैक्सिमम मिलेगा, जब साइन ओमेगा टी या साइन थीटा जो है वो 1 होगा। तो ये कब होगा, जब ये अंदर आपके पास आर्ग्यूमेंट जो है वो 90 मिलेगा। तो ई जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको ई नॉट कहेंगे और उस वक्त साइन थीटा जो है वो 1 होगा, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हिच वुड बी इंड्यूस्ड, ठीक है, व्हेन एंगल थीटा इज 90 डिग्री। अब इस सिचुएशन में इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आर, यू नो, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आर, then by Ohm's law we know that if R is the resistance, then we know that from V is equal to IR formula Ohm's law से, कि यहाँ V क्या है, यहाँ V जो है हमारे पास E है और I जो है इट इज I एंड R, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं अगर हम करंट मेजर कर रहे हैं तो इट इज E ओवर R, ठीक है। अब E हमारे पास कितना आया हुआ है, इट इज हाँ, इसकी जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, इस पूरे बी ए एन ओमेगा की जगह हम ई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमें ये इस तरह का भी मिल सकता है, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, और यू से दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी हमें एक्सप्रेशन इसकी वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ लिखेंगे ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। और यही एक्सप्रेशन फिर भी ई नॉट बाई आर को हम क्या कहेंगे, आई नॉट मैक्सिमम करंट और साइन ओमेगा टी हमें मिल गया। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया आई का, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो ईएमएफ है ये भी एक साइनसॉइडल फंक्शन है। वी सी दैट ये ईएमएफ जो है इट इज आल्सो अ साइनसॉइडल फंक्शन बिकॉज साइन फंक्शन इज कमिंग इन डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वेरिएशंस, यहाँ पे भी टाइम वेरिएशन के साथ साइन फंक्शन है करंट में। तो ई एंड आई बोथ आर साइनसॉइडल फंक्शंस, ठीक है ना। और ये कैसे साइनसॉइडल फंक्शंस, और ये दोनों किस तरह से वेरी करेंगे, साइन जैसे साइन फंक्शन वेरी करता है, ठीक है ना। अच्छा, और यहीं पे ओमेगा अगर हम कहें कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो ये आपके पास ओमेगा, आप इसको एफ की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, जैसे भी आपको रिक्वायर्ड हो। यहाँ तक हो गई आपकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पेज पे, दैट इज द योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब इसमें इनिशियली आपके पास बुक में पेज नंबर पेज 99 में डिफरेंट डायग्राम शो हुई हुई है, और इनिशियली कॉइल को जो है वो बिल्कुल पेंडिकुलर रखा गया है, ठीक है, विद द मैग्नेटिक फील्ड।
एन और एस, और इसमें ये ए बी ब्रांच ये शो हुई हुई है, एक ब्रांच को कंसिडर कर लेते हैं, बाकी हमें खुद ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। और ये एक्सल से आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो वी सी दैट इसमें जब हम आगे चलते हैं, अगर हम ये प्लॉट करें विद द एंगल द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो जब इनिशियली व्हाट इज हैपनिंग कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी यही है और वेलोसिटी भी हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये भी यही है v और b। तो इन दोनों के दरमियान जो E इज इक्वल टू आपके पास VBL साइन थीटा के तहत थीटा जो है वो क्या आ रहा है, दोनों के दरमियान जीरो आ रहा है, तो E जो है वो जीरो है। तो E जो है ये हमें जीरो मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस कॉइल को घुमा देते हैं और ये 90 डिग्री घूम के इधर आ गया, तो B और B के दरमियान जो एंगल है वो क्या आ गया, 90 डिग्री। तो उसमें साइन 90 जो है वो E उस वक्त क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। VBL साइन 90 मीन्स मैक्सिमम। तो ये आपका इंक्रीज होके आफ्टर 90 डिग्री जो है यानी कि पाई/2 पे ये करंट भी और ईएमएफ भी 90 हो गया। फिर ये कॉइल 90 के बाद आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ये ए बी जो है यहाँ आ जाएगी नीचे। ठीक है, 180 डिग्री घूम गई, तो उस वक्त तक क्या हो रहा है, उसकी ईएमएफ डिक्रीज होगी और इट विल बिकम 180 साइन 180 जो है वो क्या होता है -1 के सॉरी साइन 180 जीरो, तो ये डिक्रीज होते हुए यहाँ पे पाई पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कॉइल जो है, जो ए बी वॉज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब वो बॉटम टू टॉप फॉर द नेक्स्ट 180 चलेगा और अगले 3π/2 में वो फिर इंक्रीज होगा और 3π/2 एंगल पे टू मैक्सिमम, और उसके बाद वो फोर्थ क्वार्टर ऑफ द साइकिल जब ट्रेवल करेगा तो वो पहुंचेगा 2π, साइकिल पूरी हो जाएगी एंड इट विल कम टू जीरो। और इस तरह ये इसकी कॉइल की जो है वो प्लेसिंग भी चेंज होती जाएगी, यानी कि पूरा पहले 90 फिर 180 फिर 270 और फिर 360 घूम जाएगा। कॉइल घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज और करंट जो है वो इस तरह से साइनसॉइडल फॉर्म में इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ एंड करंट। तो दिस इज हाउ the current alternating current is induced in the generator, or generator produces an alternating current, we can say alternating current। yes, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, और अगर कोई और आर्टिकल आपने समझना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के भेजूंगी इफ़ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम इन एनी अदर आर्टिकल ऑफ क्लास 12th। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।